नमस्कार दोस्तों, डी के एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र, जो अब बिहार में स्थित है, हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईस्वी पूर्व में अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश साम्राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया एवं भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उसे मौर्य क्षत्रिय कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंडोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की? सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ग्रीक एवं लैटिन लेखकों ने चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंडोकस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है, जबकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसे चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला मैसूर चला गया, जहां 298 ईस्वी पूर्व में उपवास पद्धति द्वारा शरीर त्याग दिया, जिसे जैन धर्म में संलेखना या संथारना कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार सम्राट बना, जो 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक रहा। यूनानियों ने इसे अमित्र केटस या अमित्रघात शत्रु विनाशक कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था? रावी नदी तक, सिंधु नदी तक, सतलज नदी तक, हिंदू कुश पर्वत तक। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक विस्तृत था। विंसेंट के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की प्राकृतिक सीमा थी। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर इसका अधिकार प्रमाणित भी होता है। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया? तो दोस्तों, सिकंदर के सर्वाधिक योग्य सेनापति सेल्यूकस ने उसकी मृत्यु के बाद सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने के लिए 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, परंतु मौर्य शासक चंद्रगुप्त से सेल्यूकस को पराजित होना पड़ा। उसने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया तथा दहेज में हेरात, कंधार, मकरान और काबुल प्राप्त किया। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी भारत की लिपि थी। इसे पढ़ने का श्रेय मेसन, प्रिंसेस, नॉरिस, लेसेन, कनिंगम आदि विद्वानों को जाता है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के बृहद शिलालेख खरोष्टी लिपि में हैं, जबकि ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थिनी नामक राजदूत भेजा। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, 305 ईस्वी में पराजित किया। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया, जबकि पाटलिपुत्र को समांतर चतुर्भुज कहकर पालिब्रोथा के नाम से संबोधित किया तथा नगर के पद अधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यवादन से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इन विद्रोह का दमन करने के लिए बिंदुसार ने एक बार अशोक को तथा एक बार सुसीम को भेजा। तारानाथ के अनुसार नेपाल के विद्रोह को भी अशोक द्वारा ही समाप्त किया गया था। वायु पुराण में अशोक को भद्रसार, जबकि जैन ग्रंथों में उसे राजबलिकत्थे या सिंहसेन कहा गया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से ये विश्वविख्यात है और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो दोस्तों, अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उद्देगोलम अभिलेख में मिलता है। अशोक का आधिकारिक नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी था। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य का नाम उल्लेखित है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख कलिंग विजय सबसे बड़ा शिलालेख है, जबकि रुमेनदेई सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप को सफलता मिली। मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? तो दोस्तों, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी मंत्री को समाहर्ता कहा जाता था। अंतरपाल सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, जबकि व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। मौर्य काल में कर चोरी हेतु दंड स्वरूप मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। भांग एवं बलि क्या थे? तो दोस्तों, प्राचीन भारत में भांग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक राजा हुआ करता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन की 1 भाग का अधिकारी था। इसी कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। अशोक ने अपने लुम्बिनी यात्रा में भांग भू राजस्व की राशि 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी तथा बलि को माफ कर दिया था। अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उपहार से है, जो राजा उपज के अतिरिक्त भाग को प्रजा से लेता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो
भाब्रू बैराट राजस्थान स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ये अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। आब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध अधिराज कहा। अशोक ने आब्रू अभिलेख में बुद्ध धर्म एवं संघ के प्रति आस्था व्यक्त की। रज्जुक कौन थे? अशोक के तीसरे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी, जिसे राष्ट्रपति तथा न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। तो दोस्तों अशोक के द्वितीय शिलालेखों में समाज कल्याण, मनुष्य पशु चिकित्सा और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन के साथ ही साथ दोनों शिलालेखों से पड़ोसी राज्यों की भी जानकारी प्राप्त होती है। इनमें संगम राज्यों चौल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र प्रमुख हैं। नवा शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा करता है तथा 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ है, जिसमें मुख्यतः राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट, राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली, सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का राजस्व सिद्धांत यूरोपीय दार्शनिक मैकियावेली के राजतत्व सिद्धांत से अधिकांश रूपों में समानता रखता है। इसी आधार पर उसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, 150 प्रकरण तथा 600 श्लोक हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग, जो वर्तमान में उड़ीसा है, पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसी युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार से अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया। अशोक को बौद्ध भिक्षु विद्वान उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इन्हें अलक्षणिक बुद्ध भी कहा जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म या धम्म नीति को अंगीकार किया तथा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया? सम्राट अशोक अपनी रानी कारुबाकी या चरबाकी से अत्यधिक प्रभावित था। ये अशोक की दूसरी पत्नी तथा राजकुमार तीवर की माता थी। ये एक मछुआरे की पुत्री थी। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? तो दोस्तों अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य जनता में धम्म का प्रचार करना था, कल्याणकारी राज कार्य करना आदि था। अशोक ने नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया। अशोक का धम्म राहुलोवाद सुर से प्रेरित था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपने प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।